अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज की सबसे सुपरहिट और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली तस्वीरें यही हैं। इन तस्वीरों के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि ये अपने देश की किस्मत है कि हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। यकीनन बात तो ठीक है। 73 साल की उम्र में रात को 11 बजे यूँ किसी पुल की तैयारियों का जायज़ा लेना आसान नहीं होता। वो चाहते थे गुजरात दौरे से यूपी के काशी में पहुंचने के बाद आराम भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो गुजरात से आने के बाद सीधे अपने वाराणसी क्षेत्र में विकास के कार्यों का जायजा लेने पहुंच गए और शायद यही वजह है कि आज लोग पीएम मोदी को युग पुरुष कहते हैं। खैर, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मोदी जी जितना ध्यान विकास के कार्यों का रखते हैं, काश इसका 0.1% भी वो अगर इस देश की माइनॉरिटी यानी मुसलमानों को रखते तो आज मुसलमानों को ये दिन न देखने पड़ते। खैर, सबसे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताऊंगी। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि कल रात मोदी जी लोगों को ये बता रहे थे कि उन्हें काशी वालों की कितनी फिक्र है और वो अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों का कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन आज सुबह करीब 8:30 बजे बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि कैसे मोदी के आने के बाद देश में आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं और अब आतंकवादी भी ये कहते हैं कि जब तक देश में मोदी है तब तक उन्हें हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। सरहद पार नोन मैन हमें जीने नहीं दे रहा है और इस पार अननोन मैन हमारा खात्मा कर रहे हैं। जब तक ये मोदी है ना, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखना भी मुहाल है। हाँ? इस वीडियो से तो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि बीजेपी ने जो कहानी गढ़ी है और बीजेपी हिंदुस्तान के लोगों को जो संदेश देना चाहती है वो सही है। अब देश में बम ब्लास्ट नहीं होते हैं। अब इसे मोदी का करिश्मा कहें या फिर कुछ और। मोदी से पहले जब देश पर कांग्रेस का राज था तब लगातार देश के अलग अलग शहरों में बम ब्लास्ट होते रहते थे। अभी तक भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। आखिरी बार मालेगांव ब्लास्ट के मामले में प्रज्ञा ठाकुर पिछले साल सितंबर में एनआईए कोर्ट में पेश हुई थी। मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये ब्लास्ट मुस्लिम मोहल्ले में किए गए थे। बहरहाल, बीजेपी के इस वीडियो में भी एक शख्स ये बोल रहा है कि पहले यानी 2014 से पहले वो मुंबई, बनारस कहीं भी दहशतगर्दी मचा दिया करते थे, लेकिन जब से मोदी आया है तब से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब आतंकवादी पीएम मोदी से इतने डर गए हैं तो फिर अब भी कश्मीर में गाहे बगाहे हमले क्यों होते हैं? क्यों यहाँ लगातार आतंकियों और सेना के बाद एनकाउंटर के होने की खबरें आती रहती हैं? बहरहाल, इसका जवाब शायद किसी के पास ना हो, लेकिन हाँ, हमें कश्मीर की जर्नलिस्ट याना मीर की ये खबर ये बताती है कि वाकई देश बदल रहा है और जो कश्मीर पहले बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलते थे वो अब तारीफें करते हैं। कल कश्मीर की एक जर्नलिस्ट जिसका नाम याना मीर है, उसने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बड़े गर्व के साथ ये कहा कि वो मलाला नहीं है जो कि अपने देश को बदनाम करे। वो उस कश्मीर की बेटी है जो भारत का हिस्सा है और वो अपने देश को छोड़कर कहीं नहीं भागेगी। वाकई इस पत्रकार को 100 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए क्योंकि इसने कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया है। अगर इसकी जगह मैं होती, मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये कहती कि मैं इंडिया की रहने वाली हूँ और इंडिया में दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन याना मीर ने ये कहा कि वो कश्मीर की रहने वाली है और कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। सोचिए कि आप कभी ये कहेंगे कि आप यूपी में रहते हैं, आप बंगाल में रहते हैं और यूपी और बंगाल इंडिया का हिस्सा है, तो फिर कश्मीरियों को विदेश में जाकर ये कहने की ज़रूरत क्या है? खैर, आगे बढ़ते हैं और बात दारुल उलूम देवबंद की करते हैं, क्योंकि दारुल उलूम की चर्चा कल से बहुत हो रही है और इसको बंद करने की भी मांग उठ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जो मदरसा भारत को तालिबान बनाना चाहता है उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पड़ी लकड़ी खुद दारुल उलूम ने देवबंद ने ली है? दरअसल कल दारुल उलूम देवबंद ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक फतवा जारी किया और इस फतवे में ये कहा
कि गजवाए हिंद वैलिड है और गजवाए हिंद का एक हदीस के हवाले से सही मतलब भी बताया। मैं लड़ूंगा और अगर मर गया तो शहीद कहलाऊंगा और जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा। बस फिर क्या था, सारा मीडिया एक्टिव हो गया। बीजेपी ने इस फतवे के खिलाफ सवाल खड़े कर दिए और अब एनसीपीसीआर नाम की एक संस्था ने देवबंद के इस मदरसे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब बताइए, क्या वाकई इस माहौल में दारुल उलूम देवबंद को ऐसा इसी तरीके का फतवा या फिर गजवाए हिंद को लेकर सार्वजनिक तौर पर बयान देने की ज़रूरत थी? क्या देवबंद वाले ये नहीं जानते थे कि उनका ऐसा बयान उन्हें मुश्किल में डाल सकता है? और अगर उन्हें कुछ फतवा जारी ही करना था तो फिर इस रेपिस्ट मौलाना के खिलाफ देते और ये कहते कि मदरसे में पढ़ाने वाले जिस भी मौलाना के खिलाफ रेप का आरोप लगता है उसे ताउम्र की सज़ा होनी चाहिए, उसे फ़ौरन फांसी होनी चाहिए। तो लोग ये कहते हैं कि देखिए मुसलमान कितने इंसाफ पसंद होते हैं, वो गैरों की तरह बलात्कारियों का समर्थन नहीं करते बल्कि उनकी फांसी की सज़ा का खुद ही ऐलान करते हैं। लेकिन दारुल उलूम ने इस मौलाना के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, उसने गजवाए हिंद की परिभाषा बता दी। देखिए इस कमजोर का चेहरा, ये वो शख्स है जो सारी जिंदगी मदरसे में पढ़ा है और फिर छोटे मासूम बच्चों को कुरान की तालीम भी देता है, लेकिन खुद इसके अंदर एक शैतान वहशी बैठा हुआ था और इसने इसके मदरसे में पढ़ने वाली 8 साल की मासूम के साथ बलात्कार कर डाला। और अब इस शख्स को देखिए, इसका नाम शाहजहां शेख है। आप टीवी पर ये देख रहे होंगे कि बीजेपी बंगाल में बवाल कर रही है और ये कह रही है कि बंगाल में एक नेता ऐसा है जो हिंदुओं को खूबसूरत औरतों को उठाकर ले जाता है और उनके साथ रेप करता है। जानते हैं वो नेता कौन है? वो नेता यही शाहजहां शेख है। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल सकता है, लेकिन फिलहाल इस शाहजहां शेख के खिलाफ एक नया मामला दर्ज हुआ है और वो मामला राशन घोटाले से जुड़ा है। इस पर आरोप है कि इसने राशन घोटाला किया है और इसने गरीबों को मिलने वाला राशन खाया है। साथ ही इस पर जमीन कब्जाने के भी आरोप है, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। चलिए एक पल के लिए मान लिया जाए कि बीजेपी ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही होगी, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के मुस्लिम नेता सिर्फ अपना घर भरते हैं। जब ये पहली बात नेता बनते हैं तो उनकी संपत्ति कहे प्रॉपर्टी जितनी होती है 5 साल बाद वो कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए अगर ये नेता ईमानदारी से अपना काम करें तो क्या इनकी तिजोरियां भरेंगी, तो क्या इन पर घोटाले के आरोप लगेंगे? लेकिन ये ऐसा नहीं करते। और इस वीडियो के आखिर में आपको रूह अफ़ज़ा से जुड़ी खबर बताती हूँ, क्योंकि रूह अफ़ज़ा के मालिक पर भी झूठ बोलकर सामान बेचने के आरोप लगे हैं और ये आरोप रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द पर बांग्लादेश में लगे हैं। बांग्लादेश ने ये कहा है कि रूह अफ़ज़ा की बोतल पर जो इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशंस के बारे में बताया गया है वैसे इस बोतल में कुछ भी नहीं होता। आसान शब्दों में आप ये समझिए कि रूह अफ़ज़ा की बोतल पर ये मेंशन होता है कि इस बोतल में 13 हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और 36 प्रकार के फ्रेश फ्रूट जूस इसमें डाले जाते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश की सरकार ने इसे टेस्ट किया तो पाया कि जिन फ्रेश फ्रूट जूस का जिक्र इस पर किया गया है वैसा इसमें कुछ भी नहीं है और ये सब झूठ है। खबरें तो ये भी हैं कि रूह अफ़ज़ा के मालिक ने बांग्लादेश की सिविक एजेंसी को इस सच को छुपाने के लिए रिश्वत भी दी। सोचिए ये मुसलमानों का हाल है और मुसलमानों को ये लगता है कि वो बेईमानी, चोरी चकारी और रेप करके बच जाएंगे। याद रखिए इस्लाम सज़ा सिर्फ मुजरिम को नहीं देता बल्कि जब अजाब आता है तो वो सब पर आता है और ये अजाब ऐसा होता है जिसमें चने के साथ घुन को भी पिसना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।